ITI में पढ़ाते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है और मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उसमें एक है वर्कशॉप कैलकुलेशन और दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। 10 साल पहले मैंने अपनी किताबें भी लिखी जो पब्लिश हुई। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो जो 2018 में वर्कशॉप कैलकुलेशन का 10वीं बेस्ड ITI के जो इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चे होते हैं उनके वर्कशॉप कैलकुलेशन के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। और पेपर को सॉल्व करते समय मैं आपको कुछ बारीक चीज़ें भी समझाऊंगा जो आपके आगे काम भी आएगी। तो हम शुरू करते हैं कि ये पेपर हमारा 2018 का है, पेपर सेकंड वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैं केवल इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़ के कैलकुलेशन के चैप्टर को ही के पेपर को ही सॉल्व करूँगा। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए मॉर्निंग सेशन 10वीं पास 2 ईयर ट्रेड्स के लिए। मार्क्स 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। टाइम इसमें 3 घंटे हैं। ए और बी पार्ट होते हैं इसमें, जैसे सब बच्चों को पता ही है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चन करने हैं इसमें और सभी क्वेश्चन के बराबर मार्क्स हैं। जब बच्चे को पेपर शुरू करना होता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि सारे उसके जो नियम होते हैं पेपर के उसको पढ़ना चाहिए। पेपर को पूरा तसल्ली से पढ़ें, सारे सवालों को तसल्ली से पढ़ें। और पेपर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि हमारा जो पेपर हिंदी और इंग्लिश में आता है, अगर हमें को क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आपको अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहिए। और यदि हिंदी के क्वेश्चन में कोई गलती है तो अंग्रेजी का क्वेश्चन सही माना जाता है। तो इसलिए बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए और अंग्रेजी नहीं भी आए तो कम से कम उसको टेक्निकल वर्ड्स ज़रूर आने चाहिए जो उसको समझ में आ जाए। और अगर आप बच्चे को अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उस सवाल को सरल नहीं कर सकता, इसलिए इंग्लिश को आना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी बच्चा जब ITI करने के बाद किसी कंपनी में जाता है तो उस कंडीशन ITI करने के बाद जब किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ पे भी अगर उसको अंग्रेजी आएगी तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चे को अंग्रेजी समझने के लिए केवल उसको एक अंग्रेजी का पेपर खरीद के अपने पास रखना है और उसको दोहराता जाना है और पैराग्राफ पढ़ते जाना है। और अपने साथ में वो हमेशा डिक्शनरी रखे। कोई भी अगर उसको अंग्रेजी का वर्ड समझ में नहीं आ रहा था वो डिक्शनरी में देख करके और उसको बढ़ते चले जाना चाहिए, जिससे कि उसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए जो आगे जाके उसको काम फ़ायदा देगी। तो यहाँ मैं पार्ट ए जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का होता है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो इसमें पहला सवाल है 0.1 इंटू 0.01। इसके 4 ऑप्शन आते हैं हमारे ABCD। इनमें से कोई एक सही होगा तो मैं जो सही होगा वो आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और जितना उसके आगे अंक लिखे होते हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है किस तरह से पॉइंट वाली संख्या को साधारण संख्या में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 0.01 को हम पॉइंट की जगह फिर से 1 रखेंगे और इसके आगे 2 अंक है तो इन 2 अंकों की जगह 2 0 रख देंगे। तो यह हमारा हो गया 1/1000। अब वापस से इसको पॉइंटों में बदलने के लिए इस 1 को अपन पॉइंट में बदल दें और जितने 0 हैं उतने ही अंक हमारे पॉइंट के बाद आने चाहिए। तो यहाँ पर 3 0 हैं तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, इसमें 2 0 हो जाएगी और एक आएगी। यहाँ पे उत्तर हमारा C होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 0.001 हमारा उत्तर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर इज गिवन एज 62 मीटर क्यूब एंड इट्स मास एज 62,000 kg देन द डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब आयतन, प्योर वाटर यानी कि पानी दिया हुआ है, उसका आयतन दिया गया है जो 62 घन मीटर है और इसका जो मास है, भार है, वो 62,000 kg है। उसकी डेंसिटी यानी घनत्व वो ज्ञात करवा रहा है। तो घनत्व का सूत्र हमें ध्यान होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। भार हमारे पे 62,000 है, आयतन हमारा 62 है, तो 62 से 62,000 कट जाएगा तो 1,000 बराबर। ये kg प्रति घन मीटर इसकी इकाई होती है घनत्व की। ये भार kg हमारी भार की है और 62 की
62 हमारा घन मीटर में जो आयतन की इकाई है। इस मीटर क्यूब जो हमारा घन मीटर है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है माइनस हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये 1000 kg मीटर की पावर -3 होगा। और यहाँ पर भी ये इस तरह से दे रखा है, तो इसमें बाकी हमारे सारे सवाल गलत हैं, उत्तर गलत है। इसमें ये हमारा सही है, इसमें मीटर की पावर -3 आ गई, इसलिए बच्चा घबरा जाता है। जो भी पावर नीचे होती है हमेशा भाग के अंदर होती है, वो ऊपर जाकर के माइनस हो जाती है। ये आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब आयत, पैरामीटर उसके परिमिति 320 मीटर दे रखी है। इट्स साइड्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3। उसकी जो भुजाएं, आयत की जो 4 भुजाएं होती हैं, उनका जो अनुपात है वो 5:3 दे रखा है। देन इट्स एरिया इज, तो वो एरिया पूछ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया है कि आयत की परिमिति हमारे पास 320 मीटर है, भुजाओं का अनुपात 5:3 है, क्षेत्रफल हमको निकालना है। माना कि भुजा ए है, भुजाओं का लंबाई के लिए अनुपात 5A/3A हो जाएगा, 5A/3A हो जाएगा। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम लंबाई का मान 5A और चौड़ाई का मान 3A रख देंगे, तो यहाँ टोटल 8A आ जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16A आ जाएगा। अब ये 16A जो हमारे परिमाप है वो 320 के बराबर है, इसलिए 16A बराबर 320। इसमें जब हम A का मान निकालेंगे तो 320/16 यानी कि 20 आ जाएगा। यानी कि हमारी जो भुजा, उसके लिए जो हमने माना है A, वो 20 का मान आ गया। इसलिए हमारे पास बड़ी भुजा जो है 5A के बराबर है, इसलिए 5 × 20 = 100, और छोटी भुजा हमारी 3A के बराबर है, 3 × 20 = 60। इसलिए हमारा परिमाप होगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा 320 आता है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई = 2, 100 + 60, 100 और 60 160, 160 का दुगना 320। यानी कि जो हमारा प्रश्न में दिया गया था परिमाप हमारा 320 है, और हमने जो उत्तर निकाला है, भुजाओं का जो मान निकाले हैं, उससे हमारा परिमाप 320 आ रहा है। इसका मतलब हमारी भुजाओं का मान सही है। अब हम यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जो बड़ी भुजा होती है उसको लंबाई कहेंगे, 100 हो गई। छोटी भुजा चौड़ाई हमारी 60 हो गई। 100 वर्ग मीटर उत्तर आएगा। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग इंच इत्यादि में आती है। जहाँ क्षेत्रफल की बात होगी वहाँ हमेशा वर्ग लगेगा, और जहाँ आयतन की बात होगी वहाँ हमेशा पावर 3 होगी, जिसको कि घन मीटर, घन सेंटीमीटर कहेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम आयतन की बात करेंगे तो वहाँ हमारा आएगा घन मीटर, घन सेंटीमीटर, यानी कि घन लिख के आएगा वहाँ पे। इसके बाद चौथा सवाल है, ए फोर्स ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगाया जाता है, लगता है, उसको क्या कहते हैं? वह बल जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से उत्पन्न होता है उसको हम वेट कहते हैं। तो ए उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इन एसआई सिस्टम इज। एनर्जी यानी कि ऊर्जा की एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट क्या होती है? तो द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम, शक्ति की एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है। 1 जूल बराबर 1 kg/s² होता है, जिसको कि हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, द वेट ऑफ क्यूब मटेरियल ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड एंड हुज डेंसिटी इज 7.8 ग्राम प्रति cc। यहाँ पर cc का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी घनत्व हमारा भार बटे आयतन होता है, तो ये cc यहाँ पे आयतन की इकाई है। सवाल ये पूछा जा रहा है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार मेटेरियल वाले ऑब्जेक्ट का वेट ज्ञात करो जिसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमारा सवाल नंबर 6, द वेट ऑफ घन मेटेरियल ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड एंड हुज डेंसिटी 7.8। तो यहाँ क्यूब किसको कहते हैं? वह ठोस 3 डायमेंशनल वस्तु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यानी कि इसकी तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, और ये 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम घन कहते हैं। तो मैंने एक चित्र बना के दिखा दिया, ये भी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका जो आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, a × a × a की पावर 3।
अब यहाँ पे 14 हमारा अगर भुजा है तो इसको 14 की पावर 3 करेंगे तो 14 इंटू 14 इंटू 14, इसका मतलब ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14 बराबर हमारा 2744 सेंटीमीटर की पावर 3। इसके बाद हमको भार निकालना है। भार बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। घनत्व हमको दे रखा 7.8, इसको हम 2744 से गुणा कर देंगे जो कि हमारा आयतन था, तो ये हमारी 21,403.2 ग्राम आएगा। इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम। और जब भी हम छोटी इकाई, ये छोटी इकाई है किलोग्राम की अपेक्षा, तो जब भी हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई के लिए जाते हैं तो भाग दिया जाता है, और भाग हम यहाँ पे 1000 का देंगे तो 21.403 केजी उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 15 मीटर। यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि वो पहली चीज़ को पढ़ के भी यही समझ लेते हैं कि 15 भी हमारा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन इसके अंदर पूछा है कि 90 सेंटीमीटर का 15 मीटर के साथ क्या अनुपात है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो सवाल को सरल करने का तरीका है कि हमारे पास 90 सेंटीमीटर है और इधर 15 मीटर है, तो जब भी हम किसी दो संख्याओं का अनुपात निकालते हैं तो दोनों की इकाई हमारी एक से होनी चाहिए। तो ये भी अगर ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 15 मीटर बराबर 15 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम अनुपात निकालेंगे, तो 90 सेंटीमीटर अनुपात 1500 सेंटीमीटर, तो 90 में 1 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये 9 अनुपात 150 आ गया। इसको हम 3 से काटेंगे, ये 3 से काटेंगे, ये 3 आ जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि हमारा अनुपात हो जाएगा 3:50। तो यहाँ जो बच्चा गलती करता है, पहली बात कि यहाँ पर जो है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर मान लेता है, पहली गलती यहाँ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, इसको जब भी अनुपात निकालेंगे तो दोनों की इकाई एक सी होनी चाहिए, तभी जा करके आप अनुपात निकाल सकते हो। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 8वां, द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा वो कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी जिसके अंदर पानी भरा होता है, पानी को जब छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही घरों में पहुंच जाता है, वो उसके अंदर उसकी हाइट की वजह से उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, जिसको कि हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद 9वां सवाल है हमारा, परसेंटेज ऑफ काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर्स इज ऑलवेज। वह संख्या बताओ, वह संख्या का मान बताओ जिसको हर में लिखने पर हमें प्रतिशत का मान ज्ञात हो जाता है। वह संख्या पूछ रहे तो वो होता है 100। किसी भी संख्या के नीचे में आप 100 रख देते हैं तो वो प्रतिशत माना जाता है। 15 के नीचे 100 रखोगे तो वो 15% बराबर हो जाएगा। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, 12,846 गुणा 593 प्लस 12,846 गुणा 403। इसका सरल करके मान निकालना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, इन दोनों को गुणा करें और इन दोनों को गुणा करें और फिर जोड़ दें, या इसमें 12,846 कॉमन है इसलिए अब इसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो 593 और 407 को जोड़ा जा सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले इसको गुणा किया, ये संख्या है, इसको गुणा किया, ये संख्या है, इन दोनों को टोटल किया, ये आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,28,46,000। लेकिन इसका सिंपल जो तरीका है, इसके अंदर प्लस है संख्या, लेकिन ये 12,846 कॉमन संख्या है इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे और 593 और 407 जुड़ जाएगी। इसको जोड़ने पर ये 1,000 आ रही है, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये इसी के बराबर आएगी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1,28,46,000। तो ये हमारा सी 1 करोड़ हमारा उत्तर है बी उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 11वां सवाल है 26 बटे में √x बराबर 2। ये देखने में बहुत सिंपल, देखने में एक कठिन सवाल लगता है लेकिन है बहुत सिंपल। जिस बच्चों को रूट वाले सवाल को समझने में प्रॉब्लम आती है उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ सिंपल तरीका अपनाया है। हमारा सवाल है 26 बटे √x बराबर 2, या इसको हम 26 बटे 2, ये वाली जो 2 संख्या है वो इधर आ जाएगी और √x इधर आ जाएगा, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो 26 बटे 2 को जब आपस में काटेंगे ये 13 आ जाएगा, तो 13 बराबर हो जाएगा √x। अब ये घात वाली संख्या में रूट का मान जो होता है वो 1 बटे 2 के बराबर होता है,
तो एक्चुअल में हमारा 13 बराबर रूट एक्स का मान हो गया 13 बराबर एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मान 1/2 के घात 1/2 के बराबर होता है। इसके बाद जब भी हम ऐसी संख्या आ जाए आपके पास जहाँ एक्स का मान निकालना हो और यहाँ पे इसकी पावर लिख रखी हो, तो ये पावर इधर जा करके उल्टी हो जाती है, यानी कि 1/2 की जगह यहाँ 2 हो जाएगी, यानी कि ये एक्स का मान के बराबर 13 की पावर 2 हो जाएगी। तो 13 की पावर होती है 2 बराबर होता है उसका वर्ग, जो कि 169 है। तो एक्स हमारा 169 उत्तर यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद 12वां सवाल है, ये सवाल भी लगभग कुछ ऐसा ही है। 250 बटे रूट एक्स बराबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है ये, इसके अंदर हम जो है रूट एक्स को इधर ले जाएंगे, 10 हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बटे 1। तो जब इसको रूट एक्स का मान निकालना है तो रूट एक्स इधर चला गया, 10 इधर आ गया। अब ये 250 में 10 का भाग दिया तो 25 आ गया, जो कि हमारे रूट एक्स के बराबर हो गया। रूट एक्स का मान होता है पावर 1/2 बराबर एक्स की पावर 1/2 बराबर 25। यहाँ पर जो पावर है वो जब इधर पक्षांतर होगी तो वो 1/2 की जगह उल्टी होकर के 2 रह जाएगी, जो कि 25 की पावर 2 हो जाएगी, और 25 की पावर 2 का मान होता है 625। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा 625। इसके बाद अगला सवाल है, कंपेयर द रेशो 2:3 और 4:7। इसमें ये कह रहा है कि ये जो अनुपात है इसकी जो वैल्यू है और ये जो अनुपात दूसरा है इसकी जो वैल्यू, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए ये चिन्ह यहाँ पे काम में लिए गए हैं। एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन होता है, ये बराबर का है, फिर चौथा में कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 2:2/3 का मान है 0.66। 2 में जब 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.66, और 4 में जब 7 का भाग देंगे तो आएगा 0.57, यानी कि हमारी 0.66 की वैल्यू ज़्यादा है 0.57 से। इसका मतलब 2:3 हमारा बड़ा है 4:7 से। तो जो संख्या बड़ी होती है इसके अंदर उसका जो ये जो चिन्ह होता है इसका मुंह जिधर खुला होगा वही संख्या बड़ी होती है। तो जो बड़ी संख्या होती है उधर ही मुंह खुला होगा, जैसा कि यहाँ 4:4 ग्रेटर देन 3, 4 3 से बड़ा है, इसका मतलब ये 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कहलाएगी 3:4, ऐसे 3 इज लेस देन 4। तो ये इस तरह से आएगा। तो 4 इज ग्रेटर देन 3, इसके मतलब ये है, और यहाँ 3 इज लेस देन 4, इसका मतलब ये है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 2/3 इज ग्रेटर देन 4/7। इसके बाद हमारा 14वां सवाल है, 3,42,197 को 9,999 से गुणा करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका, या तो इस पूरी संख्या को आपस में गुणा करें, या इसके अंदर एक जोड़ने पर ये 10,000 हो जाएगा। तो 3,42,197 को जब 10,000 से गुणा करेंगे उस संख्या के अंदर से इसको घटा देंगे, केवल इस संख्या को, तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ मैंने 3,42,197 में 10,000 का गुणा किया, तो ये संख्या 4 जीरो आगे लग जाएंगे। इसके अंदर हम इसी संख्या, केवल इस संख्या को यहाँ पे घटा देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा ये उत्तर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 3 खरब, 42 करोड़, 16,27,803 संख्या उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15वां सवाल है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग का साइड इज इंक्रीज्ड बाई 25%, यदि हमने वर्ग की भुजा का मान 25% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल है हमारा। एरिया इज इंक्रीज्ड बाई कितना प्रतिशत। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो माना वर्ग की भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा ए को 25% बढ़ाने पर उसका मान हो जाएगा a + 25/100। तो ये हो गया a + 1/4a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5a/4 आएगा। तो नए वर्ग की जो भुजा होगी वो हमारी होगी 5a/4। अब उसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर, यानी कि 5a/4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25a²/16 आ जाएगा। पहले वर्ग के क्षेत्रफल से अंतर कितना हुआ कि जो बाद में हमने क्षेत्रफल निकाला है उसमें से पहले वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे। 25/16 ए हमारा कॉमन आ जाएगा, 25/16 - 1, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 में 16 गया बटे 16, तो ये 9/16 का स्क्वायर आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो इसके अंदर क्षेत्रफल में वृद्धि बटे पहले का जो क्षेत्रफल है गुणा में 100।
तो हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 9/16 ए स्क्वायर, और पहला क्षेत्रफल था हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ 9/16 हमारा नीचे चला जाएगा, 9 के साथ गुणा हो जाएगा 100 का, तो ये 900/16 बराबर 56.25%। यानी कि अगर हम भुजा का मान 25% बढ़ाएंगे, वर्ग की भुजा का मान 25% बढ़ाने पर बढ़े हुए वर्ग का क्षेत्रफल 56.25% पहले वाले वर्ग से बढ़ जाएगा। इसके बाद है 16वां सवाल, When we apply force on an object, it changes position. We say that खालिस्तान is done. तो वो ये कह रहा है कि हम अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाते हैं और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो क्या कहलाता है या क्या हो जाता है, तो वो कार्य कहलाता है। कार्य होता है, मैं इसका उत्तर आपको इधर लिख के दे रखा है मैंने। When we apply force, बल लगाना on any object, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, उसकी पोजीशन बदल जाती है, तो वो कार्य कहलाता है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा हमारा कार्य। इसके बाद 17वां सवाल है, वर्क डिपेंड अपॉन, कार्य किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की परिमाण पे, और द डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव, वह डिस्टेंस जो वस्तु खिसक गई है, सरक गई है या विस्थापित हो गई है। तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए बी में से कोई भी नहीं, दोनों, या फोर्स का अमाउंट कितना है और फोर्स की वजह से वो सरक गई है कितना। तो इसके अंदर दोनों उत्तर आएंगे। जो हमारा वर्क होता है, कार्य होता है, वो होता है बल इंटू बल द्वारा, बल की दिशा में वस्तु द्वारा विस्थापित जगह या दूरी। तो यहाँ पर हमारा 7वां का उत्तर आएगा सी, जिसके अंदर फोर्स भी आएगा, और फोर्स द्वारा वस्तु के विस्थापित होने पर जो डिस्टेंस होती है उसको हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो वो वर्क कहलाता है। इसके बाद हमारा 18 है, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन ए, वह आकृति बताइए जिसके अंदर दो विकर्ण बराबर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ आती हैं, एक आयत आता है, एक वर्ग आता है, एक रोम्बस आता है, एक आइसोस्केल ट्रेपेजियम, 4 चीज़ें हैं। तो इसके अंदर रोम्बस ऐसी जो है हमारा जरूरी नहीं है इसके अंदर कि दोनों डायगोनल्स बराबर हों, जबकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो उत्तर हमारा रोम्बस आएगा। रोम्बस के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण अलग अलग होते हैं। अगर वो विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो वो रोम्बस की जगह वर्ग कहलाएगा। इसके बाद है हमारा द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट्स एट। इसके अंदर एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसी से अपन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ये कह रहा है कि एक हमारे पास रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, उसके जो 2 हमारे कोण हैं उनको अगर बीच में से काटा जाए, जिसके काटने पर ये दोनों समीपवर्ती कोण हो जाएंगे, तो ये दोनों लाइन किस एंगल पर जाकर मिलेंगी? तो उसका उत्तर है 90 डिग्री के ऊपर। तो हम जब भी इस एक कोण को आधा करेंगे तो ये दोनों समीपवर्ती कोण कहलाएंगे, और इस कोण को जब आधा करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के समीपवर्ती कोण कहलाएंगे। तो ये हमारी जो रेखा आएंगी आपस में 90 डिग्री पे जाकर के मिल जाएंगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। इसके बाद है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए हेक्सागोनल, यानी कि षटभुज के अंदर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ एक चित्र बनाया है मैंने, ये 6 भुजा का, 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा की आकृति हो गई। इसके अंदर बिंदु 1 से 1, ये 2 और ये 3, एक बिंदु से हमारे 3 विकर्ण निकल रहे हैं, 2 बिंदु से हमारे 1 2 और ये 3, 2 से भी हमारे 3 निकल रहे हैं, और तीसरे से 1 2 और 3, तीसरे से भी हमारे 3 निकल रहे हैं, क्योंकि चौथे पे जब जाएंगे तो वो दूसरे से भी मिला हुआ है, पहले से भी मिला हुआ है और छठे से भी मिला हुआ है। यानी कि हमारे पास 3 जो बिंदु हैं उनसे 3 विकर्ण निकलेंगे, तो टोटल हमारे 9 विकर्ण हो जाएंगे। तो डायगोनल के अंदर जो हेक्सागोनल है उसके अंदर 9 विकर्ण हमारे होंगे। इसके बाद हमारा 21वां सवाल है 3/5 बराबर क्या, कितना प्रतिशत? तो इसका सिंपल सा तरीका है, 3/5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे, 3/5 को हम जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 से 60 आ जाएगा। तो 3/5 बराबर 60% के बराबर होता है।
इसके बाद 22वां सवाल है 0.8 व्हेन एक्सप्रेस एज ए डेसिमल इज। 0.8 को अगर दशमलव में हम व्यक्त करना चाहें या बताना चाहें या लिखना चाहें तो क्या मान होगा। तो यहाँ पर 0.8 और प्रतिशत का मतलब होता है कि जो संख्या हमारे है उसके नीचे हम 100 का भाग दे दें। तो 0.8 में हम 100 का भाग देंगे और इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाने पर ये एक जीरो और लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 8/1000। अब फिर 8/1000 को वापस लिखेंगे तो एक की जगह लगाएं पॉइंट, और जितने आगे यहाँ पे जीरो हैं उतनी ही संख्या हमारी आगे हो जानी चाहिए, यानी कि बीच में 2 जीरो और आ जाएंगे। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा बी 0.008। इसके बाद 23वां सवाल है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 176 टू मेक इट्स परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि 176 के अंदर कितनी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि वह उसको हम अगर उसका वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा निकल के आ जाए। तो 176 के आसपास हमारी जो दो संख्याएं हैं, 176 में से 7 घटाने पर 169 अंक आता है। पहले इससे देखें, 176 के नज़दीक कम में 169 है, वो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर है, और ज़्यादा में 196 संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 169 लेंगे हम। 169 के अंदर अगर 7 हम 169 के अंदर अगर 7 को हम घटा देते हैं तो हमारा 169 आएगा। 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो 13 आएगा। तो हमारा 7 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 7 को 176 में से घटाने पर 169 आएगा, जिसका कि वर्गमूल 13 के बराबर होता है। इसके बाद 24वां सवाल है खालिस्तान कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि वह क्या चीज़ होती है जिसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना जिसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि एनर्जी जो होती है ना उसको पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। उसका जो नियम है, एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है ना ही उसे पैदा किया जा सकता है, यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे उत्तर हमारा सी एनर्जी हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो सवाल है टू फाइंड खालिस्तान एनर्जी वी यूज द फॉर्मूला mgh। वह कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला है जिसके अंदर mgh का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, जो हिंदी में ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमारा ओवरहेड टैंक के अंदर भरा हुआ पानी जब ऊपर भरा होता है तो उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पैदा हो जाती है, और जब उसको पानी को छोड़ा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर घरों तक पहुंच जाता है। वहाँ पे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो पानी का ओवरहेड टैंक के अंदर भरा होने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है जो कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो आज का ये वीडियो के अंदर मैंने आपको 2018 में आए हुए वर्कशॉप कैलकुलेशन के पेपर को सॉल्व करके समझाने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है, किस तरह से आप उसको कर सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको मेरे जो नए वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहें, जिससे आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। धन्यवाद।